बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खनसा के नुमाइंदे से कहा कि मुझे उस इसराइली लड़की से मिलना है जो पहले मोसाद के लिए काम करती थी और अब खनसा की पनाह में है। नुमाइंदे ने मुझे बताया कि वो लड़की बैंकॉक में ही है। चूँकि मोसाद वाले अब उसकी जान के दर पे हैं, इसलिए उसे होटल में लाने की बजाय वो मुझे उस लड़की के पास ले जाएगा। मुलाकात का वक़्त तय करके मैंने कैसर को साथ चलने का कहा। सपना ने वादे के बावजूद अभी तक मुझे अपने माजी के मुतल्लिक मजीद कुछ नहीं बताया था। मैंने फिर कैसर की मौजूदगी में ही उसे अपने कमरे में बुलाया। सपना की आंखें सूजी हुई थीं। यूं महसूस होता था कि कल रात से अब तक उसने पलक नहीं झपकी। मैंने चंद रस्मी बातों के बाद उसे उसका कल वाला वादा याद दिलाया। सपना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि क्या मैं तन्हाई में आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, कैसर उठकर जाने लगा। मैंने सख्ती से कैसर को कमरे से बाहर जाने से रोक दिया। और सपना को जो कुछ भी बताना है वो तुम्हारी मौजूदगी में ही बताए। मैं अपने ग्रुप के मेंबरान से अलग अलग बात करके एतमाद की इस फिजा को हरगिज खराब नहीं होने दूंगा जो अब तक कायम है। सपना को मुझसे इस तलख जवाब की तवक्को नहीं थी। वो अपने दिल में कुछ उम्मीदें लगाए बैठी थी और इधर मेरा ये हाल था कि मुझे अपने घरेलू हालात की वजह से औरत नाम से ही नफरत हो गई थी। मुझे दार दार भटकने और कटी पतंग की तरह हचकोले खाने पर एक औरत ने ही मजबूर किया था और अब मैं दोबारा किसी के चुंगल में फंसने के लिए हरगिज तैयार ना था। बर्मा में जादूगरनी ने जिस नुस्वानी हुस्न का अक्स मुझे पानी में दिखाया था, मैं उसी को अपनी मंजिल समझकर उसी की तलाश में था और सपना में उस अक्स वाली कोई बात ना थी। सपना ने मेरे तेवर देखे तो घबरा गई और बोली, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ शायद जुबानी मकसद सही तौर पर बयान ना कर सकूं। मुझे एक दिन का मजीद मौका दे, मैं सब कुछ लिख कर आपको दे दूंगी और मेरी तहरीर से जो कुछ आपको समझ ना आए वो मैं जुबानी आपको बता दूंगी और आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगी। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया। मैंने कैसर को कहा कि तुम मेरे सबसे काबिल एतमाद साथी हो और आज से तुम मेरे सेकंड इन कमान यानी नंबर 2 होगे। कर्नल मुजम्मल या कोई और कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो, हमारे ग्रुप में शामिल होने के बाद मेरे बाद तुम्हारे ही अहकाम पर अमल करना होंगे। अपना नंबर 2 बनाने के बाद तुम्हें मेरा पहला हुक्म या नसीहत ये है कि अपने ग्रुप में किसी को भी दूसरों से अलग बुलाकर उसकी बात ना सुनना और ना ही करना। हमें अपने ग्रुप की अदम एतहाद और बहाली की फिजा को कायम रखने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसी सूरत में हम आइंदा मिशनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगले दिन हंसा के नुमाइंदे का भेजा हुआ ड्राइवर मुझे और कैसर को गाड़ी में बिठाकर उस लोहे के पुल को क्रॉस करते हुए खनसा के उन फ्लैटों की तरफ ले गया जहां मेरी खनसा और उमर खान से मुलाकात हुई थी। ड्राइवर ने बताया कि दर्जनों फ्लैटों का ये सिलसिला खनसा की ही मलकियत है और उनमें उसके मुख्तलिफ कामों में मुलव्वस नुमाइंदे और कारिंदे रहते हैं। एक फ्लैट के मामूली सजे हुए ड्राइंग रूम में ड्राइवर हमें बिठाकर चला गया और थोड़ी ही देर में वो इसराइली लड़की भी वहां आ गई। वो बड़ी तेज और मौका महल के मुताबिक जवाब देने वाली थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो मुझसे बोली, तुमने काठमांडू में मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारा सारा हिसाब बराबर कर दिया। काठमांडू में जिस हद तक हो सकती थी तुम्हें मालूमात भी दी। यहाँ बैंकॉक में भी तुमने जो कुछ पूछा मैंने उससे बढ़कर तुम्हें बता दिया, बल्कि तुम्हारे मुल्क के दुश्मनों के नाम और पते भी बता दिए। अब फिर तुम मुझसे मिलने आ गए हो। अगर मैं तुम्हें इतनी ही पसंद आ गई हूँ तो मुझे अपना क्यों नहीं लेते। तुम्हारे मजहब में तो एक वक्त में 4 बीवियां रखने की इजाज़त है। ये बात उसने मजाक में कही थी, लिहाजा मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि तुम्हारी पेशकश वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा असूल ये है कि मैं अपने साथ काम करने वालों से जज्बाती वाबस्तगी नहीं रखता। फिलहाल तो मैं ये कहने आया हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में सिदके दिल से शामिल हो जाओ। मुसाद वालों के सलूक से तुम खुद नफरत करती हो। अगर तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे वतन के दुश्मनों को ख़त्म करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, चाहे वो मुसाद के कारकुन ही क्यों ना हो। अगर तुमको मेरी पेशकश कबूल हो तो मैं खनसा से बात करके तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। माली तौर पर तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती और उसकी ज़मानत खनसा देगा। वो लड़की कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं इसराइली और यहूदी हूँ और तुम पाकिस्तानी मुसलमान हो। क्या हम एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं? मैंने कहा, हम दोनों ने काठमांडू में एक दूसरे की जानें बचाई थी। तुम्हें बचाते वक्त कम अज कम मेरे दिल में ज़रा भी तुम्हारे यहूदी और इसराइली होने का तसव्वुर मौजूद नहीं था। मेरे नज़दीक
तुम उस वक्त एक मजबूर और बेबस लड़की थी जो गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अगर हम एक दूसरे की जानें बचा सकते हैं तो दोनों साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा काम जिसमें हमारे मजहब और ममालिक के लिए हमारे दिलों को ठेस ना पहुंचे। अगर ये लड़की मेरे साथ काम करती है तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये मोसाद की मुकम्मल तरबियत याफ्ता जासूसा थी। अंग्रेज़ी, अरबी और इबरानी ज़ुबानें रवानी से बोल सकती थी और मोसाद के तरीक़ाकार को ना सिर्फ अच्छी तरह जानती थी बल्कि भारतीय जासूसी एजेंसियों सीबीआई और डीएमआई के साथ मिलकर काम भी कर चुकी थी और उनके जासूसी के तरीक़ाकार को अच्छी तरह जानती और पहचानती भी थी। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ और तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। हंसा से इजाज़त तुम लोगे, उसकी इजाज़त ही मेरे लिए माली ज़मानत होगी। एक बात और, मैं हशीश और हेरोइन की आदी हो चुकी हूँ। उसे साथ ले जाना मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी और उसकी कीमत तुम अदा करोगे। मुझे मंजूर है। मैंने ये कहते हुए एक महसूस अंदाज में उससे हाथ मिलाया। इसराइली लड़की ने मुझसे हाथ मिलाने के बाद कहा कि तुम पाकिस्तानी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपनी महकमाना शनाख्त ज़रूर करवा देते हो। क्या इस तरह हाथ मिलाना ज़रूरी था? मैं समझती हूँ कि मोसाद से मुकाबला करने के लिए मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने दानिस्ता लड़की से इस महसूस अंदाज में हाथ मिलाया था। मैं जानना चाहता था कि उसे मेरे साबका महकमे के मुतल्लिक किस कदर मालूमात हासिल हैं। दूसरा, क्या हीरोइन और चरस के नशे ने उसके दिमाग को बिल्कुल मौफ तो नहीं कर दिया था? क्योंकि एक जासूस को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है और मेरे महकमे की ट्रेनिंग के मुताबिक एक जासूस की 2 नहीं बल्कि 8 आंखें होनी चाहिए। ये लड़की दिमागी तौर पर अभी फिट थी और मेरे बहुत काम आ सकती थी। मैंने उसे रुखसत करते वक्त खालस फौजी अंदाज में सल्यूट करते हुए कहा कि सर, आप मेरी इताअत गुजारी और वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं। खनसा से इजाज़त लेने का मरहला अभी बाकी था। मुझे यकीन था कि खनसा मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं मुस्तकबिल के मिशनों की प्लानिंग को उस लड़की की शमूलियत से न्यू ज़ावियों से देखते हुए अपने होटल लौट आया। रिसेप्शन पर मेरे नाम की स्लिप पर लिखा हुआ था कि खलना यानी बांग्लादेश से मेरे लिए फ़ोन आया था। यकीनन ये मुजम्मल का फ़ोन था और हमारे दरमियान तय हुआ था कि वह फ़ोन करते वक्त अपना नाम नहीं बताएगा और उसी रात 10 बजे उसे फ़ोन किया जाएगा। रात को मैंने फ़ोन पर कर्नल मुजम्मल से फ़ोन पर बात की। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने बताया कि उसने और जेसीओ और दोनों सिपाहियों ने 1 साल की छुट्टी ले ली है और वो अब बैंकॉक आने के लिए बिल्कुल तैयार होकर मेरे ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। कर्नल मुजम्मल ने कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे बात करना चाहती है। ये कहकर मुजम्मल ने फ़ोन अपनी बीवी के हाथ में थमा दिया। एक वफादार बीवी की तरह उसने मुझसे कहा कि भाई साहब, मुजम्मल हमें मेके छोड़कर आपके पास आएंगे। मैं उनके जज्बा जहाद और वतन से मोहब्बत की खातिर जहाद की राह में रुकावट नहीं बनूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुजम्मल को बहैर आफियत वापस पहुंचाएंगे। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं और आपकी देखा देखी हर खतरनाक काम कर गुजरने को भी तैयार हैं। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैं और मेरे बच्चे मुजम्मल की वापसी की राह बड़ी बेचैनी से देखते होंगे। मैंने कहा कि मुजम्मल को मैं कंट्रोल में रखूंगा। बाकी रही ज़िंदगी और मौत की बात, तो वो अल्लाह पाक के हाथ में है। उसकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? मिशनों की तकमील के दौरान कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपने आप को हर किस्म के हालात से नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार नहीं कर सकती तो बेहतर है कि मुजम्मल को यहाँ मेरे पास ना आने दो। मैं और मेरे दूसरे साथी किसी फैक्ट्री के बने हुए मशीनी इंसान नहीं हैं। हम सब के भी घर वाले हैं और ये भी बखूबी जानते हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा शोहर तो फौज में है, तो क्या तुमने उससे शादी के वक्त उसके अफसराने आला से उसकी ज़िंदगी की ज़मानत मांगी थी? मेरी बातें ज़रूर तुम्हें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं हकीकत तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। हम लोग पिकनिक पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को उनकी सफ़ों में घुसकर उनको तहस नहस करने के लिए जा रहे हैं। हमारे सामने एक मुतमई नज़र है और अगर उसकी तकमील के दौरान हम मारे भी गए तो हम शहीद होंगे और अगर जिंदा रहे तो गाजी। हमने सिर्फ 2 ही सूरतें सामने रखी हैं। तीसरी सूरत जनरल न्याजी वाली है, जिसने सकूते ढाका के वक्त 32,000 ट्रेन फौज और वाफर एमुनेशन होने के बावजूद भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए थे। और ये तीसरी सूरत मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अभी वक्त है, अच्छी तरह सोचो विचार के बाद फैसला करो
کہ مزمل کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ اب پھر ٹیلی فون کا ریسیور مزمل نے لے لیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تمہاری بھابھی تو بے وقوف اور کم ہمت ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے وقت جو حلف اٹھایا تھا اس کو نبھانے کا اب موقع مل رہا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی کسی بھی موڑ پر تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ میرا ایک ہم خیال میجر بھی میرے ساتھ آئے گا۔ اب ہم صرف تمہارے بلاوے کے انتظار میں ہیں۔ مزمل نے کہا کہ وہ آئندہ 2 روز میں وہ اپنے بیوی بچوں کو ان کے میکے چھوڑ کر واپس کھلنا آ جائے گا، اور آج سے چوتھے روز میں اسے فون کر کے مزید ہدایات دوں۔ اس دوران اس کے ساتھ آنے والے 4 ساتھی بھی اس کے ساتھ بنگلے میں ٹھہرے ہوں گے۔ مزمل سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کی گنتی کی۔ کیسر رضی اور 3 تھائی اور 5 بنگالی، اسرائیلی لڑکی سپنا اور میں، ہم مکمل مل کر 13 افراد تھے، لیکن بینکاک سے روانگی کے وقت ہماری تعداد 12 رہ گئی تھی، کیونکہ نمبر 2 تھائی کے ایک ساتھی نے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ میرے پلان کے مطابق ہمیں آئندہ مشن کا آغاز سعودی عرب سے کرنا تھا۔ مجھے جو معلومات ملی تھی ان کے مطابق امریکہ کے پاسپورٹوں پر موساد کے درجنوں ایجنٹ سعودی عرب میں داخل ہو چکے تھے۔ لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی سمٹ کانفرنس میں تقریباً سبھی مسلم ممالک کے سربراہان شامل ہوئے تھے۔ بھٹو کے ذہین اور فتین ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا، صرف ہوس اقتدار میں اس نے ملک کو دولہت کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اس نے تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک سے کہا تھا کہ وہ اپنا معاشی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے مغربی ممالک کو تیل فروخت نہ کریں۔ یہ ایک ان کا ایسا ہتھیار ہے جو مغربی ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دنیا میں تیل کی سب سے زیادہ کھپت انہی مغربی ممالک میں ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تو سردیوں میں گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی تیل کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سمندری جہاز، ٹریفک، ہوائی جہاز، ٹینک، غرض ہر چیز کو چلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سپلائی بند ہونے سے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل نے امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دی تو امریکہ میں تیل کی راشن بندی شروع ہو گئی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے تیل کے کنووں پر بزور قبضہ کرنے کی دھمکی دی تو شاہ فیصل نے تمام تیل کے کنووں میں بارودی سرنگیں لگوا دی اور کہا کہ اگر تم بزور قبضہ کرنا چاہتے ہو تو ہم ان تیل کے کنووں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، جن کی بحالی کے لیے سالوں کی مدت درکار ہوگی۔ اور یوں امریکہ نے سعودی عرب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور تیل کی بیرل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکی پاسپورٹ پر درجنوں موساد کے ایجنٹ سعودی عرب میں داخل ہو گئے۔ فلسطینیوں کے روپ میں موساد کے وہ ایجنٹ بھی وہاں بھیجے گئے جو روانی سے عربی بول سکتے تھے۔ موساد کی جاسوس عورتیں بھی مصری پاسپورٹوں پر سعودی عرب میں داخل ہو کر سعودی عرب میں اسکول ٹیچر، نرس، ڈاکٹر اور لیبارٹری ٹیکنیشنوں کے روپ میں پہنچیں۔ شاہ فیصل نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت بن جائے، حالانکہ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ شاہ فیصل کا پاکستان کی طرف اتنا جھکاؤ یہ مغربی ممالک برداشت نہ کر سکے۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی سازش بالآخر کامیاب ہو گئی۔ شاہ فیصل کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی، اس لیے اس کے بھتیجے کو اعلیٰ کار بنایا گیا، اور اس ناہنجار نے شاہی محل کے اس محسوس حصے میں جا کر جہاں صرف خاندان کے قریبی لوگ ہی جا سکتے تھے، شاہ فیصل کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ میرے پاس چند مشکوک نام اور ایڈریس تھے جن کے متعلق گمان تھا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں اور سعودی عرب کے پاسپورٹوں پر عنقریب پاکستان جانے والے ہیں۔ میرے سابقہ محکمے کے افسر نے مجھے کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں داخل ہوتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسے کئی ایجنٹوں کا بچ نکلنا بھی ممکن تھا۔ ہم سرکاری طور پر سعودی عرب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر غیر سرکاری طور پر سعودی عرب میں ان کے نیٹ ورک کو توڑ دیا جائے تو نہ صرف پاکستان کا ایٹمی پلانٹ بچ جائے گا جو ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہے، بلکہ ان کے نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورکس کے متعلق بھی اگلوایا جا سکتا ہے جن سے ابھی تک ہم بے خبر ہیں۔ ہمارے منصوبے کے مطابق ہمیں سب سے پہلے القصیم کے صوبے الرس اور غزہ میں جانا تھا، جہاں الرس کے بجلی گھر میں موساد کا ایک ایجنٹ مصری انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی بظاہر مصری مگر موساد کی ایجنٹ تھی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بریدہ شہر میں فندق سلیمان یعنی فندق ہوٹل، جس کا کل انتظام ایک متعصب بھارتی ہوٹلوں کی چین اوبرائے کے پاس تھا،
सऊदी अरब के कानून बहुत सख्त हैं। वहाँ किसी मुल्की या गैर मुल्की को बारूदी असलहा तो दूर की बात है, बच्चों की एयर गन और गुलेल रखने की इजाज़त भी नहीं। हमें वहाँ मुकामी खंजरों से ही काम चलाना था। मैं उमर और खनसा की बैंकॉक आमद का मुंतज़र था। उधर सपना की खामोशी और अपने माजी के मुतल्लिक बनाने से गुरेज ने उसे बड़ा पुरस्रार बना दिया था। वो मुंबई और बांग्लादेश में हमारे सारे कामों से आगाह थी और हमारे आइंदा वाले मिशनों के मुतल्लिक भी अच्छा खासा जान चुकी थी। मैं अजब गोमगू हालत में था। अगर मैं उसे अपने ग्रुप से निकाल देता हूँ तो हमारे माजी और आइंदा के मिशनों का तश तश बाम होने का खतरा था, और अगर उसे पूरी तरह क्लियर किए बगैर साथ ले जाता हूँ तो यह हमें रंगे हाथों पकड़वा भी सकती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि अगर उसने हस्बे वादा अपने माजी को तहरीर करके ना दिया और हाजी के ज़रिए उसके बयान करदा माजी की तस्दीक ना हो सकी तो मेरे पास बस एक सूरत थी कि उसे हलाक कर दिया जाए। यह फैसला करके मैंने सपना को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में मेरे अलावा और कोई ना था। मैंने सपना से पूछा कि क्या उसने तमाम वाक़यात तहरीर कर दिए हैं। वो बोली कि वो तो मैंने कैसर की मौजूदगी की वजह से बहाना तराशा था। मैं आपको वाकई सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि फिर वक्त ज़ाया ना करो और फ़ौरन बोलना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना कि जब तक तुम्हारी कही हुई हर बात की तस्दीक ना हो जाए मैं महज तुम्हारे बताने से मुतमईन नहीं हूँगा। सपना मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोली कि आप बेशक मेरी हर कही हुई बात की तस्दीक कर लें, लेकिन भगवान के लिए मुझसे बदगुमान ना हों। दार्जिलिंग में मेरे माता पिता की करोड़ों की जायदाद और लाखों रुपया बैंक अकाउंट में है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। एक रोज़ एक टीचर ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं अपने उस टीचर के घर पहले भी कई बार जा चुकी थी, लिहाजा उस शाम भी बिला झिझक टीचर के घर चली गई। टीचर ने मुझे अपने छोटे से घर के बेडरूम में बिठा दिया। दार्जिलिंग में अक्सर मकानात लकड़ी के बने होते हैं। साथ वाले रूम से मर्दाना हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। मेरे पूछने पर टीचर ने बताया कि उसका भाई और उसके भाई का दोस्त कमरे में बैठे हुए हैं। टीचर ने मुझे जूनियर क्लासों के इम्तिहानी पर्चाजात के नंबर काउंट करने के लिए दिए। मैं खुशी खुशी ये काम कर रही थी कि साथ वाले रूम में बैठे तीनों आदमी अचानक बेडरूम में आ धमके और मेरी भरपूर मुज़ाहमत के बावजूद उन्होंने मेरी आबरू रेजी कर दी और मेरी बेलिबासी की हालत में तस्वीर बना ली। मैं नीम बेहोश थी। जब होश आया तो वो तीनों जा चुके थे और टीचर खड़ी मुस्कुरा रही थी। टीचर कहने लगी कि अगर तुम्हारे पिता ने मुझे 2 लाख रुपया ना दिया तो तुम्हारी बरहना तस्वीर सारे स्कूलों में तकसीम करवा दूंगी। अगर सिर्फ रुपए की बात होती तो मेरे पिता उनको 2 लाख से भी ज्यादा दे देते, मगर मुझे बेआबरू कर दिया गया था। टीचर को देखकर और इस तरह कहने पर मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से की आग में जलने लगी। टीचर के वहम गुमान में भी नहीं था जब मैंने फलों की टोकरी में रखी हुई छुरी उठाई और टीचर पर इतने वार किए कि वो वहीं मर गई। मैं बाहर निकली तो साथ वाले घर में रहने वाले टीचर ने मुझे देख लिया। मेरे लिबास पर जा बजा खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं भागती हुई घर पहुंची और माता को सारा वाकया सुनाया। उन्होंने पिताजी से बात की और उसी रात हम दार्जिलिंग से अपनी कार में कोच बहार आ गए। मेरे माता पिता और मैं टीचर के कत्ल में गिरफ्तार होने से डर गए थे। मेरी माता घर में पड़े सारे गहने और जेवर साथ ले आई थी। उनका इरादा था कि हम ढाका बांग्लादेश में उनके एक दोस्त के पास जाएंगे और वहां पर जाकर मेरे बचाव की कुछ तरकीब करेंगे। हमारे पास पासपोर्ट तो नहीं थे, लिहाजा हमने खच्चरों पर उस रास्ते से बांग्लादेश दाखिल होना चाहा जिस रास्ते पर मोरंग और मग कबाइल थे। मेरे माता पिता बहुत सीधे और डरपोक थे। मग कबीले के सरदार को उन्होंने तमाम वाकया बता दिया ताकि उसकी हमदर्दी और मदद हासिल कर सके, लेकिन उसने मेरे माता पिता को गहनों और रुपए के लालच में कत्ल कर दिया और मुझे जबरन अपनी बीवी बना लिया। खजाना ढूंढने वाली कहानी मैंने इसलिए बताई थी कि मेरा अपनी टीचर को कत्ल करने का राज अफशा ना हो जाए। उसके बाद आप लोग आ गए और तब से आप लोगों के साथ हूँ। बम्बई से कैसर के साथ मैं दहली गई। रात के अफशा होने के खौफ के बायस मैंने एक पीसीओ से अपनी एक सहेली को दार्जिलिंग फ़ोन किया तो उसने बताया कि पुलिस अभी भी मेरी तलाश में है और मेरे दार्जिलिंग पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैसर भी भारतीय पुलिस को मतलूब थे, लिहाजा वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने दूसरी झूठी कहानी घड़ी कि मेरे पिता के मैनेजर और रिश्तेदारों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है और जान से मारने की धमकी भी दी है। इसलिए मैं कैसर के साथ बम्बई चली आई और अब तक आपके साथ हूँ। ये वाकया सुनाकर सपना ने एक कागज़ जिस पर उसकी सहेली का एड्रेस, फ़ोन नंबर,
مینیجر اور اسکول کے فون نمبر لکھے ہوئے تھے مجھے دیا اور کہا کہ آپ پوری طرح میری چھان بین کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات غلط نکلی تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں گی، اور اگر سب باتیں درست نکلیں تو آپ کو وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی اور روتے ہوئے میرے کمرے سے چلی گئی اور میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔